नमस्कार साथियों, प्लेटफॉर्म टीचर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के सेट संख्या 103 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग विस्तृत व्याख्या देखने वाले हैं। मेरे जितने भी साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो सभी लोग क्लास से तुरंत जुड़ जाए। हम लोग आज एक एक क्वेश्चन पर एक एक ऑप्शन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मधुर में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है पुनः एक बार चर्चा कर देता हूं कि ये क्लास आपकी कल से 8:10 से 9:05 तक चलेंगी। बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है। बेहतर तरीके से हम डिस्कशन भी कराएंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता मेरे दोस्तों नहीं है। एक बार टाइम निकालिएगा और बेहतर तरीके से पढ़िएगा। हम लोग बात करते हैं कि मधुर में प्रत्यय कौन है। देखिए, उपसर्ग हो या प्रत्यय की चर्चा हम करते हो तो चाहे वो उपसर्ग की बात करते हैं चाहे वो प्रत्यय की बात करते हैं, अगर उपसर्ग है आपका, हम कहते हैं कि भाई उपसर्ग है, या फिर हम बात प्रत्यय की करते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के यानी मूल शब्द के, मूल जो शब्द होता है इस मूल शब्द के प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग लगता है। ठीक है, उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय इस मूल शब्द के बाद में लगता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि इस मूल शब्द को आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे मूल शब्द है क्या चीज। जैसे हम जब बात करते हैं कि मधुर में कौन सा प्रत्यय है, तो मधुर में मधु आपका मूल शब्द है, र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर हो गया मधुर। आपका विकल्प संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, अगर दूसरी क्लास रहती है तो थोड़ा सा। और अब देखिए, अब आप लोग इस तरह से बातें करेंगे तो फिर कैसे होगा। अभी आप लोग बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर क्लास की टाइमिंग चेंज कर दीजिए, रात हो जाता है। यह क्लास की टाइमिंग जब चेंज करने वाली बात थी तो आपने ये कतई नहीं कहा कि सर इसी टाइम रहने दीजिए। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे साथियों। अगर मैंने क्लास का टाइमिंग चेंज किया है तो वह आपकी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही चेंज किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन यह है कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों के उत्तर आपके सही आते हैं। यमुना किस प्रकार का संज्ञा है, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की संज्ञा है। पहला दिया हुआ है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों के आंसर बिल्कुल सही आते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देना ना भूलें, और आपको फटाफट इसका जवाब देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने साथियों के उत्तर बिल्कुल सही आते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना में दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा दिया है साथियों जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका दे रखा है यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि क्या यमुना नदी है कि नहीं है। आप कहेंगे कि जी नदी है, तो अगर यमुना नदी है तो ध्यान में रखेंगे साथियों कि जो नदी शब्द होता है, नदी जो होता है यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनेंगे, एक एक चीजों को मैं बहुत तुलनात्मक अध्ययन में बताऊंगा। जो नदी है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई पर्वत कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सर पर्वत जो होता है यह भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि सर यह तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा कि भाई यह बताना कि ग्रंथ कैसी संज्ञा है, ग्रंथ कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सर जो ग्रंथ होता है ना, यह ग्रंथ भी आपका, जो ये ग्रंथ लिखा हुआ है यह ग्रंथ आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एक एक चीजों को क्लैरिफाई कर दूंगा। मैंने कहा कि भाई अगर ग्रंथ जातिवाचक संज्ञा है तो जरा बताना कि दिन कौन सा संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भाई दिन भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि ठीक है ये तो जातिवाचक संज्ञा है, कोई बात नहीं है। आप बताइए कि अगर कलम की बात करते हैं कि कलम कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भाई कलम भी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एकदम क्लैरिफाई करते हुए बताऊंगा आपको। मैंने कहा कि भाई ये बताना कि घड़ी कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि घड़ी भी कैसी संज्ञा हो जाएगी, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
घड़ी कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा कि भाई ये बताना कि देश कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे साथियों कि देश हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुनते चले जाइए, इतनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि आज आपको यह बात समझ में आ जाएगा, आज आपको बात ये समझ में आ जाएगा कि संज्ञाओं में अंतर कैसे पहचानेंगे। बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बताने जा रहा हूं। हमने अगर आपसे कहा कि भाई ये बताना कि राज्य कैसी संज्ञा है, यहां पर मैं बात करता हूं। अगर मैंने कहा कि भाई ये बताना कि राज्य कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भाई राज्य जो होता है ये भी साथियों जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ कि जिला कैसी संज्ञा है। आपने कहा कि भाई जिला भी कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने इतनी बातें तो बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये बताना कि गाय कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि भाई गाय भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा कि बैल भैंस कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सल बैल जो हुआ ये जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा कि जरा बताना कि घोड़ा कैसी संज्ञा होगी, आप कहेंगे कि भाई घोड़ा भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। कहने का सेंस यह है कि जितने भी जानवरों के नाम होते हैं, चाहे वो हम गाय की बात करते हैं, बैल की बात करते हैं, कुत्ते की बात करते हैं, बिल्ली की बात करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, या पक्षियों के जो नाम होते हैं, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञाओं के बेहतर उदाहरण माने जाते हैं। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जैसे प्रोफेशन का कहने का सेंस ये है, मैंने आपसे बोला कि जरा बताना कि शिक्षक कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सर शिक्षक भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुन लेना, इतनी बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मैं ये नहीं फिर बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आपको किस तरह से पढ़ाता हूं, बहुत नॉलेज तरीके से आपको पढ़ाता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपको तुलनात्मक अध्ययन में पढ़ाता हूं, जिससे कि आप जीवन में कभी भूल ना पाए। मैंने आपकी प्रोफेशन की अगर बात किया तो हमने कहा कि जरा बताना कि प्रोफेसर कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भाई प्रोफेसर जो है यह व्यवसाय के नाम है। प्रोफेसर क्या है, आपके व्यवसाय के नाम है, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा जरा बताना कि लेखक कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा कि लेखक भी साथियों आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और सुन लेना ध्यान से, टीवी की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, बोतल की बात करते हैं, कलम की बात करते हैं, पंखा की बात करते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञाओं के बेहतर उदाहरण होते हैं। हमने अगर बात किया आपसे लड़का कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि लड़का जात का बोध कर रहा है। जितने भी रिलेशंस होते हैं, अच्छा लड़का और लड़की ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का और लड़की ये भी आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जितने भी रिलेशंस की बात करते हैं, यानी संबंधों की बात करते हैं, जैसे हमने कहा माता पिता, सुन लेना ध्यान से, पूरी बातें आज यहीं पर क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा कि बताना जरा कि माता कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि भाई माता भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। माता भी कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा कि जरा ये बताना कि पिता कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि सर पिता जो होता है ना ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा जरा बताना कि मामा कैसी संज्ञा है। क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस संज्ञा से आने तय हैं इस बार के एग्जाम में, टीआरई 4.0 में, ये लिख लेना इस बार। अगर मैं ये बातें अभी आपको डिटेल बता रहा हूं, इतना समय ले रहा हूं, तो यह बात ध्यान में रखना। भाई नेट खत्म हो गया है तो क्या किया जाए, है ना, ठीक है। तो मैं यहां पर डिटेल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बार 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिर्फ संज्ञा से आएगा। तय है कि 4.0 में 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सुनते जाना, बहुत आराम से सुनना। मामा कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा जरा बताना कि रिलेशंस में भाई कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि भाई भी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। यानी जितने भी आपके संबंधों के नाम हुए ये सब के सब आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। जितने भी व्यवसायों के नाम हुए जातिवाचक संज्ञा हुए, पक्षियों के नाम हुए जातिवाचक संज्ञा हुए, पशुओं के नाम हुआ जातिवाचक संज्ञा हुआ, जितने भी व्यवसायों के नाम है जातिवाचक संज्ञा हुआ, मनुष्यों के नाम है जातिवाचक संज्ञा हुआ, है ना। हमने कहा कि भाई ये बताना कि मित्र कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि सर मित्र भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए बहुत सारी चीजों को हमने बता दिया है। अब सुनिए कैसे हमें यह बात पता होगा कि यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। मैंने ये तो बता दिया आपको कि नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मेरे साथियों जब आप नदियों का नाम लेना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि गंगा कैसी संज्ञा है, आप कहते हैं कि जरा बताना कि यमुना कैसी संज्ञा है, आप कहते हैं कि जरा बताना कि कोसी नदी, ठीक है, कोसी कैसी संज्ञा है। तो अगर आपने केवल नदी शब्द बोला
तो नदी केवल और केवल जात का बोध करता है। और ध्यान में रखना कि जातिवाचक संज्ञाएं समूह के साथ साथ, पुनः बोल रहा हूं कि जातिवाचक संज्ञाएं समूह का बोध करती ही है और समूह के साथ साथ ये जातियों का बोध करती है। ये कारण है आपको कि ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है ना। तो आप जातिवाचक संज्ञा, जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है, आपने नदियों का नाम लेना शुरू किया कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, गंडक, है ना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं अगर इनके नाम लेंगे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा भाई पर्वत कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मेरे साथियों अगर आपने पर्वतों का नाम लेना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने कहा अगर आपने पर्वतों का नाम लेना शुरू कर दिया, आपने कहा कि जरा बताइए कि एवरेस्ट कैसा संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भैया एवरेस्ट जो है यह पर्वत का नाम है। मैंने कहा जरा बताना कंचनजंगा कैसी संज्ञा है, कंचनजंगा कैसी संज्ञा है, तो आपने पर्वतों के नाम लेना शुरू किया, यह जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, क्षमा चाहता हूं, पर्वत जातिवाचक संज्ञा और पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई ग्रंथ कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा भाई जो ग्रंथ है ना यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब ग्रंथों के नाम लेंगे, आपने कहा कि भाई कुरान हुआ, बाइबिल हुआ, रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, रामायण हुआ, तो ये कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि भाई ग्रंथों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप ये बताइए कि दिन कैसा संज्ञा है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा कलम कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि कलम जो होता है जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं ये कलम यूज कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये बताओ मैक्स हब, ये कंपनी का मैंने नाम लिखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। घड़ी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है। लेकिन अगर किसी ब्रांड का नाम ले लिया, मैंने कहा टाइटन की घड़ी, तो ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा देश कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने कहा भारत कैसी संज्ञा है, तो देश का नाम हो गया और नाम आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा कि ये बताओ कि अमेरिका कैसी संज्ञा है, रूस कैसी संज्ञा है, इजराइल कैसी संज्ञा है, तो जो देशों के नाम हुए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा राज्य कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन राज्यों के नाम हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मैंने कहा कि जरा ये बताना जिला कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि जातिवाचक है। लेकिन जिला के नाम हमने दे लिया, सहरसा हुआ, भागलपुर हुआ, मधुबनी हुआ, बिहार आपका पटना हुआ, है ना, ये जितने भी जिले हैं ये आपके व्यक्तिवाचक हैं। गाय कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा जातिवाचक है। और गाय में हमने अलग अलग गायों की जब प्रकारों का नाम लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बैल जातिवाचक, मैंने कहा कि जानवरों के नाम जातिवाचक हैं, इनके जब आप कोई नाम रख देंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने कहा शिक्षक कैसी संज्ञा है, आपने कहा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई वो एक शिक्षक हैं, तो वो यानी शिक्षक का नाम लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी प्रोफेसर का नाम लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेखक जातिवाचक। मैंने कहा कि प्रेमचंद कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे कि व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक। और मैंने जब कहा कि श्याम, राम, मोहन, है ना, तो ये आपके व्यक्तिवाचक हो गए। लड़की जातिवाचक, लड़कियों के नाम व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, करे माता जातिवाचक, माता के नाम जितने भी रिलेशंस के नाम हुआ व्यक्तिवाचक। पिता जातिवाचक, पिताजी के नाम व्यक्तिवाचक। मामा जातिवाचक, मामा जी के नाम व्यक्तिवाचक। भाई जातिवाचक, भाई जी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अच्छी तरह से अंतर समझ लिया होगा। तो यमुना किसी नदी का नाम है, यानी यमुना किसी का नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी के बारे में हमें बताना नहीं होगा। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं संज्ञाएं? 5 प्रकार की होती हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लेंगे। मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। कमेंट बॉक्स में इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। समझ में आ गया? कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये भी मान लेता हूं कि मेरा जीवन भी धन्य हो गया, ठीक है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, अच्छी तरह से बताना है। एग्जाम का समय है और मैं ये चाहता हूं कि आपको इतना रटवा दूं कि कम से कम एग्जाम में बैठने के बाद क्वेश्चंस आपसे पूछे कि भाई मुझे तो कम से कम छोड़ दो, और आप वहां पर कहें कि नहीं आज नहीं तुम्हें छोड़ेंगे क्योंकि आज तुम्हें मारना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो।
और दुश्मन को कभी युद्ध में छोड़ा नहीं जाता है। तो आप बताएंगे कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। ये कह रहा है कि आप, ये कह रहा है कि निज, और ये कह रहा है हम। तो मेरे साथियों ये बताना कि क्या हम निजवाचक, देखिए आंसर आपके गलत आ रहे हैं। आंसर आपने दिया है निज। आपने बहुत, भाई मेरे आप दुखी कर रहे हैं मुझे, आप मुझे दुखी कर रहे हैं, फिर मैं मारकर रख दूंगा, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा नहीं, इतना जान लेना। आप अगर ए और बी जवाब दिए तो मैं फिर पढ़ाऊंगा नहीं, अभी रोक दूंगा क्लास को, समझ लेना। बार बार बता चुका हूं और बार बार आप गलती करते रहते हैं। निजवाचक ऐसे सर्वनाम जो स्वयं का सेंस देता है भाई। कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, और अगर किसी भी सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है तो इसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आप लिख लेना इसको, जरा लिखना तो। इसीलिए कहता हूं पेन और पेपर लेकर के बैठा करिए और डेली के डिस्कशन को देखा करिए। कर्ता, ध्यान में रखेंगे, कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने लिए करता है। तो अब ये बताना कि अगर कर्ता किसी सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो इसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और इस सर्वनाम का मतलब हुआ कि जैसे यह जो होता है अपने आप का सेंस देता है ना, अपने आप, या हम लोग कहते हैं कि स्वयं का सेंस देता है, स्वयं, ठीक है ना। स्वयं का मतलब होता है स्वतः, स्वतः, और एक हो जाता है अपने आप, अपने आप। तो जो आप सर्वनाम है, मैं पुनः कह रहा हूं कि आप सर्वनाम जो होता है यह निजवाचक के रूप में कार्य करता है। स्वतः, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। किसी के आंसर सही नहीं आया है। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, तो कर्ता क्या कह रहा है कि भाई मैं इस कार्य को स्वयं कर लूंगा, यानी कर्ता स्वयं का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। और अगर कर्ता किसी चीज का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है तो यहां पर जो आपके सर्वनाम होते हैं इसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए यह दोनों हो जाएंगे आपके निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, लेकिन कभी भी हम का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में नहीं होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहां पर क्या कर रहा है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करता हूं, लेकर के चलता हूं सर्वनाम पर, देख लेना, थोड़े सा फास्ट हम बताएंगे आपको, बहुत ध्यान से देखना। सर्वनामों की कुल संख्या आपकी 11 मानी गई है। आप कहेंगे कि भाई कुल सर्वनाम कितने हैं, तो कुल सर्वनाम कितने हैं आप कहेंगे 11 हैं। मुझसे पढ़िए या ना पढ़िए, आप चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको अब डिटेल पढ़ाऊंगा, इसलिए बहुत शांतिपूर्वक रहिएगा। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे कि दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग 6 प्रकारों का अब बारी बारी से अध्ययन आपको कराते हैं कि 6 प्रकार सर्वनाम के कौन से होते हैं। मेरे साथियों, जब हम लोग 6 प्रकारों की चर्चा करते हैं सर्वनाम के, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला सर्वनाम जो होता है, पहला सर्वनाम जो होता है इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? तो आप कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, उतार लेना, शॉर्टकट नोट्स में सब कुछ बता दूंगा आपको। दूसरा सर्वनाम जो होता है इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सोच लेना कि आपका एग्जाम करीब है और आपसे ज्यादा टेंशन इस समय मुझे है, ठीक है ना, और आप जो है बदमाशी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। और निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी भी वक्त है, जुड़ जाइए। मैं पुनः कह रहा हूं कि अभी वक्त है, आप सभी लोग जहां भी इधर उधर इधर भीतर हैं सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना, कल्याण चाहते हैं तो। चौथे सर्वनाम की हम बात करते हैं। चौथा सर्वनाम होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवें सर्वनाम की बात करते हैं। पांचवा सर्वनाम जो होता है आपका, यह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक
सर्वनाम। और जब छठे सर्वनाम की बात करते हैं तो जो छठा सर्वनाम होता है इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? तो निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे साथियों कि निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आपके सर्वनाम के कुल 6 प्रकारों का हमने यहां पर वर्णन कर रखा है। अब बारी बारी से एक एक सर्वनाम की चर्चा हल्की हल्की तरीके से करूंगा और यहां पर पूरी बातें आपको स्पष्ट कर दूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात करते हैं तो यहां पर उत्तम पुरुष होता है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो यहां पर मध्यम पुरुष होता है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो यहां पर अन्य पुरुष होता है। कौन सा पुरुष? आप कहेंगे कि अन्य पुरुष होता है। मैं उत्तम पुरुष की जब बात करता हूं तो कर्ता के लिए, यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, मुझसे, ये सभी आपके सर्वनाम उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। आप कहेंगे कौन कौन से होंगे? तो मैं कहूंगा कि भाई मैं आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा उत्तम पुरुष में, ठीक है ना। जैसे यहां पर कुछ दिया हुआ था ना, हम, तो हम क्या है? यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो आप कह देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का यह उत्तम पुरुष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। दीपा कुमारी जी नमस्कार सभी साथियों को। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद होता है कि जब आप लोग जुड़ करके मन से पढ़ रहे होते हैं। वैसे भी मैं क्लास अगर टाइम से शुरू करता हूं ना तो ये इतना जान लेना कि मेरे अंदर बहुत जोश होता है। फिर पहली बात, मैं मेंटली जो है कि पूरी तरह से प्रिपेयर रहता हूं, बेहतर रहता हूं। और मैं कभी नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस लेट हो, है ना। कभी एक पिता कभी एक बेटे को ये नहीं सोचता है कि उसका नुकसान हो। एक गुरु कभी शिष्य को ये नहीं सोचता है कि आपका अहित हो, है ना। तो कि कोई नहीं सोचता है, मैं नहीं, कोई भी होगा दुनिया में, कोई नहीं सोचेगा। आपको हर कोई तन्मयता से पढ़ाता है और हर कोई अपने तरीके से अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए जीवन में हर किसी का कभी भी सम्मान करना, एक शिक्षक आप भी होंगे, तो अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक है कि ईश्वर ऐसा करेगा कि आपका भी सम्मान होगा। इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए और बेहतर तरीके से सिलेक्शन भी इस बार हम 4.0 में आपको दिलाएंगे। एक शिक्षक भी बनिए, लेकिन ध्यान में रखना कि शिक्षक बनने के बाद आपको मिलने जरूर आना है, ठीक है ना। कम से कम एक बार तो मिलने आना है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं साथियों यहां पर किस चीजों की। हमने कहा उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब कुछ हो जाएगा। जब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, ठीक है, तो मध्यम पुरुष वाले जो सर्वनाम होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम और तू, ये आपका तू होता है और तुम होता है। बहुत ध्यान से देखना, तू, तुम, और यहां पर मैं क्लिक, ये तुम आपका ऐसे होगा, तू, तुम और आप। मैं यहां पर 3 बातें लिखा हूं, तू, तुम और आप। तू आपके मूल सर्वनाम कहीं कहीं दिखते हैं और तुम भी आपके मूल सर्वनामों में आते हैं। दोनों में से एक माना जाता है, वैसे तू होता है। आप जो होता है वह सामने वाले व्यक्ति को जब आप सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, जब उसको आप सम्मान और रिस्पेक्ट देने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर आपका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, सुनना ध्यान से, एक एक शब्दों को लिख नहीं सकते सारी बातों को। मैंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं। पिताजी से मैंने बोला कि आप कहां जा रहे हैं, तो मैंने पिताजी को सम्मान दिया, तो मैंने उसको आप बोल दिया। मतलब पिताजी को मैंने क्या बोला? आप बोला। मैंने कहा आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको रिस्पेक्ट कर बोल रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यानी आपका अर्थ है तुम। यह पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा। और यहीं पर आपको मैंने दिखाया था कि आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में कब होता है? जब कर्ता आपका प्रयोग अपने लिए करता है। जरा आइए इसको हम लोग वाक्यों के माध्यम से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपके प्रयोग में मैंने देखा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपका प्रयोग कहां कहां होता है। एक तो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम के रूप में, निजवाचक सर्वनाम के रूप में। बढ़िया से पढ़ना, रात भर पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। टाइम मत देखना कि सर 11 बज गया है, सर छुट्टी कर दीजिए। जिनको सोना होगा सो लेंगे और जिनको सिलेक्शन लेना होगा वो पढ़ेंगे रात भर जाग करके। मैं जाग रहा हूं तो तुम्हें जगाऊंगा, एग्जाम तक पूरी तरह से आप लोगों को जगाऊंगा, परेशान करूंगा, ठीक है ना। आप मुझे परेशान करते हैं कि सर पढ़ाइए, तो मैं आपको परेशान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तो परेशान होने के लिए भी तैयार रहना। तो निजवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर निजवाचक सर्वनाम और आपका प्रयोग हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। किस रूप में? पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के हम लोग यहां पर मध्यम पुरुष के रूप में करते हैं। किस रूप में? तो आप कहेंगे कि मध्यम पुरुष के रूप में हम लोग इसका प्रयोग साथियों करते हैं। आइए हम लोग 2 वाक्य लेते हैं और यहां पर देखते हैं। पहला वाक्य कि मैं यह कार्य
अपने आप कर लूंगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, कर लूंगा। तो अब यह बताना कि यहां पर आपका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए किया है कि नहीं। अगर कर्ता स्वयं के लिए आपका प्रयोग किया है तो ये आप जो होगा यह साथियों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ता आपका प्रयोग, जैसे मैंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं, इसमें कर्ता किसी से पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं, तो मैं आपका प्रयोग पिताजी के लिए किया हूं। तो अगर कर्ता किसी दूसरे के लिए आपका प्रयोग करता है तो आप यहां पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कहेंगे कि मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा पुरुष हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि मध्यम पुरुष हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर पुनः आते हैं, अन्य पुरुष की बात करते हैं। तो यह और वह, यह और वह जो होता है यह अन्य पुरुष होता है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यह और वह के प्रयोग पूरे हिंदी में आपके 4 जगह देखने को मिल जाएंगे। पहला, यह और वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा, यह वह का प्रयोग कहीं मिलेगा तो हम आपको पूरी चर्चा भी कर देंगे और बार बार चर्चा भी करते रहते हैं। दूसरा, यह और वह का प्रयोग आप देख पाएंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे हमने कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे कि भाई यह वह, यह वह, ये वे, ठीक है ना। तो ये यह वह ये वे, यह वह एक वचन में होता है, ये वे इसका बहुवचन होता है, इसका बहुवचन होता है, ठीक है। यह का प्रयोग हम नजदीक की वस्तुओं के लिए करते हैं और वह का प्रयोग हम लोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। तो यह और वह का प्रयोग हमने यहीं पर 2 जगह देख लिया। तीसरा, यह और वह का प्रयोग होता है सार्वनामिक विशेषण के रूप में। और चौथा, यह और वह का प्रयोग आपको बता दूं कि संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी कहीं कहीं होता है। कैसे होता है इसके प्रयोग को हम बताएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई होता है। क्या होता है? कुछ और कोई। लेकिन साथियों कुछ और कोई के अलावा भी कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो कौन और क्या, ये जो कौन और क्या है ये आपके 2 सर्वनाम मूल सर्वनाम होते हैं। कौन और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसके अलावा हम कहते हैं कब, कहां, कैसे, ये सब भी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अगली बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या होते हैं। संबंधवाचक की बात करते हैं तो देखिए जो सो जो होते हैं आपके, यह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो निजवाचक की बात करते हैं। निजवाचक में आता है अपने आप, या ऐसे कहिए कि स्वयं, स्वयं, और स्वयं के अंतर्गत आपका स्वतः भी आता है और अपने आप आ जाता है, अपने आप भी आता है। तो ये जो सर्वनाम होते हैं यह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। साथियों हम लोगों ने सर्वनाम के 6 भेदों को जाना है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कुल सर्वनामों की संख्या आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सारी बातों की हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया है। यहां पर आप समझ गए होंगे कि आप और हम, आप और निज, ये आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। तो जरा ये बताना कि मैं जब कहता हूं कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, यहां पर कह रहा है कि मटमैला शब्द क्या है, तो भाई किस रंग में रंगवाया है? मटमैले रंग में। तो अगर मैं कहूं कि काला, नीला, पीला, सफेद, ध्यान से सुन लेना, जो हिंदी क्लासेज हैं वो आपकी 4 बजे से लेकर के 6 बजे चलता है। ठीक है ना दोस्तों, पुनः आपको बता देता हूं, बार बार आप पूछ रहे हैं, 4 बजे से शाम के 4 बजे से 6 बजे चलता है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि 5 दिन के बाद ज्वाइन करें, 6 दिन के बाद ज्वाइन करें, तो आप ज्वाइन भी मत करना, क्योंकि फिर आपका कोई फायदा उसमें है नहीं। क्योंकि हम उसमें शुरू करने वाले हैं सैटरडे से हिंदी साहित्य। अगर हिंदी साहित्य की क्लासेस आप नहीं कर पाएंगे तो आप फिर ज्वाइन भी मत करना, पैसा आपका झूठी में बर्बाद जाएगा। ठीक ना। तो मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि अगर आप पैसे को लगाइए तो सही दिशा में लगाइए, सही जगह लगाइए।
आपका हमेशा हित होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी जो कमाई है वो आपके सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखेंगे इन चीजों को कि सही जगह सही इन्वेस्ट से ही आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा गलत जगह प्रयोग करने से आपका हमेशा घाटा ही होगा। तो मैंने कहा कि इनमें मटमैले शब्द क्या है, तो मटमैला विशेषण होगा, विशेष्य होगा, संज्ञा होगा। सीधी सी बात है कि विशेषण हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये विशेषण में भी कौन सा विशेषण है मटमैला, तो विशेषण में आपके गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण ये होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। और गुणवाचक विशेषण में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा विशेषण है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे कि यह रंगबोधक है। कैसा है? तो आप कहेंगे कि रंगबोधक विशेषण माना जाता है। साथियों, जब हम लोग विशेषण की चर्चा करते हैं तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण की जब बात करते हैं, अच्छा एक बात और, विशेषण की जब बात करते हैं तो ध्यान में रखेंगे, है ना, कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बहुत यूनिक चीजें, सारी बातें बता रहा हूं यार, अगर क्लास नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको है। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि भाई ये बताना कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि यहां पर स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। इधर देखिए, आगे बढ़ता हूं और यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्थान के आधार पर बहुत तेजी से बताऊंगा सारी बातों को। स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। इसके आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला होता है आपका यहां पर उद्देश्य विशेषण, ठीक है। देखिए, पहला होता है आपका यहां पर उद्देश्य विशेषण, बहुत ध्यान से देखते जाइए, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा पूछा जाता है एग्जाम में, आपके जबरदस्त क्वेश्चन यहां से आते हैं। दूसरा होता है विधेय विशेषण। दूसरा क्या होता है? तो आप कहेंगे साथियों कि दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण होता है। क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। जब हम बात उद्देश्य विशेषण की करते हैं तो उद्देश्य विशेषण होता क्या है और विधेय विशेषण होते क्या है, मैं आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। जब कभी भी किसी विशेषण का प्रयोग विशेष्य के तुरंत पहले किया जाता है, ध्यान से देखिए कि जब लिखेंगे कि जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के तुरंत पहले होता है, यही मैं बताऊंगा, बाकी वो 4 प्रकार नहीं बताऊंगा। विशेषण का प्रयोग विशेष्य का मतलब हुआ कि केवल संज्ञा, बहुत ध्यान से देखेंगे, केवल संज्ञा, ठीक है ना। तो जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के तुरंत पहले होता है, तुरंत पहले होता है, तुरंत पहले किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। मेरे साथियों, जरा यह बताना कि वह लड़का कैसा है, वह लड़का कैसा है? अच्छा है। वह लड़का कैसा है? तो आप कहेंगे कि सर वह लड़का कैसा है? अच्छा है। यानी अच्छा शब्द वह की विशेषता को बता रहा है या फिर लड़के की विशेषता को बता रहा है। तो ध्यान में रखना कि अगर विशेषण के बाद कोई संज्ञा आया हुआ है तो इस संज्ञा की विशेषताओं को बताने के लिए अच्छा का प्रयोग हुआ है, न कि अच्छा का प्रयोग वह की विशेषताओं को बताने के लिए हुआ है। वह लड़का कैसा है, आप पूछेंगे ना कि वह लड़का कैसा है, यानी लड़के की विशेषताओं को अच्छा शब्द बता रहा है। और अच्छा शब्द जो होता है यह अगर संज्ञा के तुरंत पहले इसका स्थान आया हुआ है, विशेष, ये क्या है आपका? विशेष है। और विशेष के पहले अगर यहां पर प्रयोग में आया हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहते हैं इसी को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, या एक और नाम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं विशेष्य विशेषण। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साथियों कि विशेष्य विशेषण कहते हैं। जितने भी पेड़ बैच वाले मेरे स्टूडेंट हैं वो एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देख लेंगे, पूरी बातों को यहां पर पूरे खाका को रिवीजन कर देता हूं और इससे बड़ी क्लास नहीं हो सकती है। कहते हैं बूंद बूंद से सिंधु बना है, बूंद बूंद से आए बादल, बूंद बूंद से झरता निर्झर बहता सरसरता का जल। शनिवार और रविवार को आपकी एक बड़ी क्लासेस को हम अंजाम देंगे।
हिंदी साहित्य की बड़ी क्लासेस होंगी, इसलिए 1% इधर से उधर नहीं जाना है, बैठे रहना है, तन्मयता से पढ़ना है। जितनी क्षमता मेरी होगी उतना मैं लगा दूंगा आपके लिए, जी जान से लगा दूंगा। बस आप मेरा साथ देने के लिए हमेशा रहिए, ठीक है ना। बस बेहतर तरीके से मेरा साथ दीजिए। 4.0 नहीं, हम लोग किसी भी उद्देश्य को तोड़ सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो कर सकते हैं। इफ यू बिलीव, कहते हैं ना कि यदि आपको विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला है आपको, वो काम आप जरूर कर लेंगे। बेहतर तरीके से पढ़िए, मनोयोग के साथ पढ़िए। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि लड़के की विशेषता को अच्छा शब्द बता रहा है। बात हम लोग अगर विधेय विशेषण की करते हैं, मेरे साथियों एक बात मैं और बता दूंगा आपको कि अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हुआ है तो यह विशेष्य हमेशा संज्ञा ही होगा, कभी सर्वनाम के पहले विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए हमने केवल संज्ञा लिख दिया है। लेकिन जब विशेषण का प्रयोग, बहुत ध्यान से देखना कि हम जब कहते हैं कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाता है, विशेष्य, और यहां पर विशेष्य को हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संज्ञा और सर्वनाम यहां पर दोनों लिखेंगे। तो जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाता है, विशेष्य के बाद किया जाता है तो इसे विशेष्य विशेषण, तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्लासेस अच्छी चल रही हैं, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। अगर आप हमेशा जान लेना कि दूसरे की भलाई करेंगे तो दूसरे की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आपकी भलाई ईश्वर जरूर करेगा। शेयर करना है आपको, और उन लड़कों के लिए करना है जो बेचारे किसी कारणवश से जान नहीं पाते हैं, परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। मैं देखता हूं कि शादी होने के बाद किस तरह से जीवन को व्यतीत करती हैं। मैंने बिहार में आकर के उन चीजों को देखा भी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब वो लोग तैयारी करते हैं और काफी मेहनत करते हैं। मेरे पास काफी कॉल आता है कि सर किसी तरीके से पति मेरे ये करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कॉल आते हैं कि पति मेरे ये करते हैं, तैयारी करती हूँ सर, किसी तरह से इस बार मेरा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनके लिए वीडियो को स्टेटस लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक का अगर भला होता है कि ईश्वर आपको हमेशा भला करेगा, हमेशा सुख से रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लोग कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए विधेय विशेषण कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अब विधेय विशेषण में होता क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। अब ये बताना कि वह बहुत अच्छा है, तो अच्छा किसकी विशेषताओं को बता रहा है? जरा बताना कि जो अच्छा शब्द है यह किसकी विशेषताओं को बता रहा है? जो अच्छा शब्द है यह वह की विशेषता को बता रहा है। आप कहेंगे कैसे? भाई ये बताना जरा कि वह कैसा लड़का है। आप ये पूछते हैं ना, तो अच्छा लड़का है। लेकिन आप ये बताइए कि अच्छा के बाद कोई संज्ञा है क्या? अच्छा के बाद कोई संज्ञा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि वह बहुत अच्छा है, यानी वह की विशेषताओं को अच्छा शब्द बता रहा है। बिल्कुल गाइड करूंगा, हर जगह गाइड करूंगा, हर समय हर क्षण में गायब करूंगा। 2 महीने में वो चीज पढ़ा दूंगा कि अगर आप तन्मयता से पढ़ते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है, ठीक है ना। वह बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि वह बहुत अच्छा है, वह की विशेषता को अच्छा बता रहा है। अब जरा मुझे एक बात बताना कि मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है, तो वह क्या एक सर्वनाम है कि नहीं है, और वह के बाद अच्छा का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इसलिए सर्वनाम के बाद अगर अच्छा का प्रयोग हुआ है तो इसे हम लोग विधेय विशेषण कहेंगे। इसके बाद जब हमने कहा कि राम, हमने कहा ऐसे कि सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। तो जरा बताना कि सीता बहुत सुंदर है, सीता कैसी है? सुंदर है। सुंदर किसकी विशेषताओं को बता रहा है? सीता की विशेषताओं को बता रहा है। तो सीता तो संज्ञा है ना, यहां पर तो वह सर्वनाम था और सीता संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषताओं को जो शब्द बता रहा है वो विशेषण होगा। यहां पर विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बाद हुआ है, यहां पर विशेषण का प्रयोग सर्वनाम के बाद हुआ है। तो अगर विशेषण का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है तो ध्यान में रखना, इससे हम लोग विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि विधेय विशेषण के नाम से इसको जानते हैं। तो विशेषण के 2 प्रकार आप देख सकते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है आपका
विधेय विशेषण। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर अच्छा इतनी बात तो हो गई ना, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहीं पर मैं चर्चा कर देता हूं या फिर यहां पर चर्चा कर देता हूं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के हम लोग बात करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है साथियों आपका, दूसरा जो विशेषण आता है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? आप कहेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। और चौथा होता है आपका, चौथा जो विशेषण होता है यह होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी चर्चा जब आपको कहीं मिलेगा तो चारों विशेषणों की हम बारी बारी से चर्चा कर देंगे। बेसिकली ये चीजें हमने आपको कई बार बता रखा था, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए आपको इन चीजों की भी हम परिचित करा दिए इन चीजों से कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। देखना चाहता हूं कि मेरे कितने साथी दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को बताते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर चाहता हूं कि कितने लोगों के उत्तर बिल्कुल सही आते हैं। आज 12 PM पर क्लास नहीं हुआ था? हुआ था भाई, विभा भारती हुआ था, 12:10 पर हुआ था, आपकी क्लासेस शुरू हुई थी, है ना। पहले से नहीं पता था सर कि आप हिंदी के बेस्ट टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी लोगों को। तो हमने कहा कि भाई चूड़ी अच्छी थी। योजक, योजक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जोड़ने वाला। लेकिन योजक का मतलब सहायक से भी होता है, जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो थी जो होगा यह एक योजक क्रिया है, या इसी को हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया इसी को कहते हैं। ठीक है ना, सहायक क्रिया। अब बात यह उठती है कि भाई सहायक क्रिया होती क्या है। आइए इसकी थोड़ी सी हम परिभाषाओं को जान लेते हैं। सहायक क्रिया होती क्या है कि जो मुख्य क्रिया में सहायता करती है। जो साथियों मुख्य क्रिया में सहायता करती है, तो जो मुख्य क्रिया में सहायता करती है, सहायता करती है, सहायता करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाई अप्रत्यक्ष क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है, अधिकार द्योतक क्रिया ऐसा कुछ नहीं है, तो योजक क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें बताना नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए कर्म के आधार पर क्रियाओं के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, जिसकी चर्चा हम किसी न किसी दिन आपसे कर देंगे। स्वाति प्रिया, स्वाति प्रिया मुझसे काफी लेट जुड़ी हुई हैं और ये कह रही हैं कि सर टाइम को चेंज कर दीजिए। और मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि मैं आपके टाइम को आज चेंज कर दिया हूं, है ना। थोड़ा सा लेट आपने जरूर जुड़ा, लेकिन मैं आपके सारे टाइम को चेंज किया हूं, सारे टाइम टेबल भी बता दिया हूं। हमारी क्लासेस कब चलती हैं, न्यू बैच कब स्टार्ट हुआ है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया है कि हमारा जो न्यू बैच आया हुआ है, न्यू बैच आपको सैटरडे से मिल जाएगा, शनिवार से आपको मिलेगा। ये भी मैंने चर्चा कर दिया कि शनिवार से आपको 4 बजे से 6 बजे हमारे नए बैच चलेंगे। तो सारी बातों की चर्चा कर दिया हूं, आप थोड़े से लेट जुड़े हुए हैं, खैर कोई बात नहीं है, मैंने इन चीजों की दोबारा चर्चा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार चर्चा इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे बहुत सारे साथी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर यह था आपका कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखिए यहां पर कह रहा है कि सत्संग में जाने के बाद जो लोग इस प्रश्न को सही आंसर बताएंगे उनका मैं नाम भी लूंगा, और यह ध्यान रखना है कि मैं ये जान जाऊंगा कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। कितने लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं? छठे का ए उत्तर आना शुरू हो गया है। छठे के ए उत्तर पर झड़ी लग चुकी है ना। आंसर आपके बी भी आ रहा है। ठीक है, भाई मेरे ऑफलाइन फी आप पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे ना, तो यहां पर आपका नुकसान होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना।
हम कल चर्चा कर देंगे इस पर, या किसी दिन एक्स्ट्रा शनिवार को चर्चा कर देंगे इस पर। लेकिन आज मत चर्चा कराइए, शनिवार को ये क्लासेस वास्तव में तो चलती हैं 4 बजे से 6 बजे, लेकिन शनिवार से हम शुरू करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। पहली क्लास आपकी महामैराथन क्लासेस होंगी, जो कि सुबह के 7 या 8 बजे से स्टार्ट होंगी। इसकी चर्चा हम लोग शुक्रवार को कर देंगे, तो शनिवार को हमारे साथ जुड़ना ना भूलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, हमें टाइम से कोर्स भी कंप्लीट करना है। कल भी हम इसकी चर्चा करेंगे और इसकी वीडियो भी एक बना देंगे। आइए हम इन बातों की चर्चा पहले कर लेते हैं। कर सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य का काल पहचानिए, और इस वाक्य का काल हो जाएगा सामान्य, 1 मिनट रुक जाना, इस वाक्य का काल हो जाएगा आसन्न भूतकाल। कितने लोगों के उत्तर आए हैं भाई? आंसर ए आ रहे हैं बहुत सारे साथियों के। मेरे दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिसेंट पास्ट। अब ऐसा क्यों हुआ है, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 2 बातें लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं कि सामान्य भूतकाल, पहला लिख रहा हूं आपको सामान्य भूतकाल, ठीक है। और दूसरा मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर आसन्न भूतकाल, दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल, ठीक है। अब मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं सामान्य भूतकाल की। देखो ऐसा ना कि सामान्य भूतकाल होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि गया, यानी हम जब कहते हैं ना कि वह गया, वह पढ़ा, वह गया, तो यहां पर गया और पढ़ा ये आपके सामान्य भूतकाल होते हैं। यानी हमने कहा कि या, ये और ये, ठीक है। या हम कहते हैं कि आ, ई और ए, ये आपकी पहचान किसकी होती है? सामान्य भूतकाल की पहचान होती है ना। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहता हूं आसन्न भूतकाल में, कि आसन्न भूतकाल में मैं दोस्तों ये कह देता हूं कि या है, सुनिए ध्यान से, या है, इसके बाद मैं कहता हूं ये है, और मैं कहता हूं ये है, ये है, तो या है, ये है। या फिर मैं ये जब कहता हूं आपसे कि आ है, या मैं कहता हूं कि ई है, या मैं कहता हूं आपसे कि ए है। सुनिए ध्यान से आप लोग, है ना। तो ये आपके आसन्न भूतकाल के वाक्य हो जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वाक्यों को देख करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह गया, सुन लीजिए ध्यान से, मैंने कहा कि वह गया, है ना। मैंने कहा कि वे गए, ठीक है। मैंने कहा कि वह पढ़ा, तो अब ये बताना कि वह पढ़ा में अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। हमने कहा वे गए, यहां पर ये आ रहा है। हमने कहा वह गया, यहां पर या आ रहा है। जरा बताना कि ये जो तीनों वाक्य हैं ये आपके आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं, क्षमा चाहता हूं, सामान्य भूतकाल के वाक्य है कि नहीं है? आप कहेंगे कि भाई ये सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। लेकिन जब यहीं पर मैं आपसे चर्चा करता हूं कि वह, सेम लिखता हूं, वह गया है, या मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि वे गए हैं, या पर मैं ये कहता हूं आपसे कि वह पढ़ा है, या फिर मैं कहता हूं कि वह पढ़ी है, ठीक है ना। तो वह पढ़ी है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपके सेंटेंस यहां पर लिखे गए हैं ये आपके सेंटेंस आसन्न भूतकाल के हैं, आसन्न तो भूतकाल के हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पढ़ी है, यहां पर ई है आया हुआ है। क्या आया है? ई है। और यहां पर भी आपके मिली है, यानी ई है आया हुआ है। ई है आने की वजह से यहां पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी पहचान भी बता दिया। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं पीछे आया था, है ना। तो मैं पीछे आया था, यहां पर संबंध बोधक अव्यय नहीं है, क्योंकि पीछे आपका संबंध बोधक की बात नहीं कर रहा है, यह स्थान की बात कर रहा है, स्थान बोधक है। ऐसा मत करो। अच्छा, मैं काम के पीछे आया था, तो जरा बताना कि यहां पर दिया हुआ है ना कि मैं काम के पीछे आया हुआ था, तो का के की ये संबंधों की बात करता है, संबंध कारक की व्यक्तियां होती हैं। तो का के के पीछे के आगे आ गया है, यानी ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अव्यय के कुल मिलाकर के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका
क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सुनिए ध्यान से, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, पदबंध के बारे में बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको पूरा डिटेल पदबंध के बारे में बता देंगे और कभी कभी आपको पूरा उपवाक्य के बारे में बता देंगे, कभी काव्य गुण के बारे में बता देंगे, चिंता नहीं करना है, और कभी शब्द शक्ति के बारे में आपको बता देंगे। तो सारी बातों की चर्चा हम कर देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कह दिया, मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये आपके निषेधवाचक वाक्य हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं नहीं का प्रयोग किया गया है। साथ में जब हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने कहा कि वह कहां है, वह कहां है, तो वह कहां है, यहां पर प्रश्न पूछने का भाव मिल रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब मैं कहता हूं संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, क्षमा चाहता हूं, सर्वनाम की बात नहीं है, यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। हम जब बात करते हैं कि संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, सुन लेना ध्यान से। संकेतवाचक में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ लेना कि संकेतवाचक वाक्य होता है। सुनिए ध्यान से, संकेतवाचक वाक्य बेसिकली होता क्या है? अगर कोई भी वाक्य में अगर यदि आया हुआ है, अगर, यदि नहीं, अगर और तो की बात करता है, तो की बात करता है, तो आप इतना जान लेना कि यह जो वाक्य होगा, यह कौन सा वाक्य होगा? संकेत की बात कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, ये इसकी पहचान होती है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। तो यहां पर संकेत की बात कर रहा है कि भाई यहां पर एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर और तो की बात यहां पर किया हुआ है। किसकी बात? अगर और तो की बात। ये विशेष तौर पर इसकी पहचान होते हैं। और भी वाक्य हो सकते हैं ऐसे जिसमें कि उपवाक्य होते हैं, यह संकेतवाचक के दायरे में आ जाते हैं, तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। लेकिन यहां पर आपके निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यह कह रहे आदि भौतिक होगा या आदि दैविक होगा या आत्मघाती होगा। देखिए आत्मघाती कौन होता है? जैसे वही बात होता है ना, कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, है ना। मैंने किसी का एक दिन यूट्यूब पर सुन रहा था और कोई ग्रामीण व्यक्ति था, बहुत अच्छा, उन्होंने 2-4 पंक्तियां लिखा था कि भाई दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। यानी दुश्मन अगर मिल जाए, सुबह सुबह मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मतलबी यार कभी भी आपको नहीं मिलना चाहिए। मतलबी यार क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यह क्या होते हैं? आत्मघाती होते हैं। आपके साथ रहेंगे और आपके साथ घात करते रहेंगे, इसको आत्मघाती बोलते हैं। हमने कहा कि आदि भौतिक होगा या फिर आदि दैविक होगा। देखिए धूतों, ये आपका क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है, इसको हम लोग कहते हैं आदि भौतिक। क्या कहते हैं? आदि भौतिक कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नमस्कार सिंटू कुमार, सभी साथियों को नमस्कार। यहां पर बहुत सारे साथी हैं, थोड़ा सा हम नाम ले लेते हैं एक बार सभी लोगों का। तो यहां पर सुरभि कुमारी हैं, इसके बाद जुड़े हुए हैं मेरे साथ सिंटू जी, संतोष जी जुड़े हुए हैं, शिवानी सिंह जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, नेहा जुड़ी हुई हैं, भवेश जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी, ऋतुराज जुड़े हुए हैं। भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, इतनी रात को तन्मयता से पढ़ाई कर रहे हैं। याद करना, बेहतर तरीके से पढ़ना। आज की क्लासेस आपकी हो सकता है कि 12 बजे भी चलें, एक एक पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। 1 भी बज जाएगा तो कोई समस्या होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमने कहा आदि भौतिक, किसका सही उत्तर हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, हालांकि इतनी रात नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। जो मर रहा हो, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? एक, क्षमा चाहता हूं, एक शब्द क्या होगा? पहला कह रहे मुमुक्षु। मुमुक्ष क्या होता है इसकी बताइए पहले। इसके बाद कह रहे मुमूर्ष और मुमुक्षा। तो जो मर रहा हो, इसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं मुमूर्ष। क्या बोलते हैं इसको साथियों? मुमूर्ष बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, मुमूर्ष बोलते हैं। और ध्यान में रखिए मुमुक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष की कामना करने वाले को किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला। और मोक्ष की कामना करने वाले को, मोक्ष की कामना करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं साथियों मुमुक्ष।
आगे बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या बी। करेक्ट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। कह रहा वायदे का पक्का आदमी। अब वायदे का पक्का के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? बात बनाना हो जाएगा, बात की बात में होगा, बात चलाना हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर होगा बात की बात में। यह मुहावरे का अर्थ होता है बात की बात में, इस मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। बहुत बढ़िया आंसर है और बहुत सारे लोग मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। अब बात हम थोड़ी सी करते रहे, यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से इस बार एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तय है, यानी याद रख लेना कि इस बार द्वंद्व समास से एक क्वेश्चन तय है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसकी चर्चा हम विस्तृत आपके साथ करने वाले हैं। 12 का ए उत्तर आना शुरू हो गया। 12 के ए उत्तर यानी द्वंद्व समास आ गया है, और जिनका भी द्वंद्व समास आया है आपको मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। इतने आसान क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन मेरे साथियों इससे भी ज्यादा मैं आपको सैल्यूट तब अच्छे तरह से करूंगा जब आप ये बताएंगे कि अन्न जल में समास तो है, अन्न जल में आपके समास तो हैं, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए कि इसमें आपका इतरेत्तर द्वंद्व होगा, इतरेत्तर द्वंद्व होगा, ठीक है, द्वंद्व होगा, या फिर आपको बताना है कि वैकल्पिक द्वंद्व होगा। आपको बताना है कि वैकल्पिक द्वंद्व होगा, या साथियों आपको बताना है तीसरा पॉइंट, या समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व हो जाएगा। जरा कमेंट बॉक्स में एक बार हम सही आंसर आपसे चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं, किसी प्रकार का इधर उधर नहीं करना है, सही आंसर देना है कि इसमें द्वंद्व समास का कौन सा भाग होगा। क्वेश्चंस यही एग्जाम में इस बार के पूछा जाएगा। पिछली बार टीआरई 3.0 में यहां से क्वेश्चन बने थे, इस बार भी एक क्वेश्चन आपका बनना तय है। जरा बताइए किसी का आंसर आ रहा है कि 73 होगा, गलत आंसर है। किसी का आंसर आ रहा है नवीन कुमार के वैकल्पिक द्वंद्व होगा, गलत आंसर है। किसी का आंसर आ रहा है कि सर समाहार द्वंद्व होगा, तो आपके समाहार, शांति कुमारी का आ रहा है समाहार। ये तो पहली बार सुने थे, स्वाति प्रिया करेंगे, ये तो पहली बार सुने थे। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और याद करना किस बार के पेपर में थोड़ा सा आपके अच्छे पेपर बनाए जाएंगे, क्वेश्चंस अच्छे होंगे, और क्वेश्चंस वही होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे। ये मैं आपको ओपन बातें कर रहा हूं, क्वेश्चंस वही आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए सुन लेना। इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। आइए हम इसकी चर्चा करने जाते हैं आपसे। पहली बात मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका इतरेत्तर द्वंद्व। बहुत ध्यान से सुनना, इतरेत्तर द्वंद्व, सुना नहीं होगा तो सुन लेना, इसके बाद दोबारा आपको द्वंद्व समास के भाग नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व। भाई इतने आपको देर में मैं पूरी बातों को समझा देता हूं, यह आसान बात नहीं है। अगला होता है आपका समाहार द्वंद्व। क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं इतरेत्तर द्वंद्व की। इतरेत्तर द्वंद्व होते क्या है समझिए। इतरेत्तर का अर्थ होता है परस्पर एक साथ। क्या होता है? परस्पर एक साथ, एक साथ, यह इतरेत्तर का अर्थ होता है। इतरेत्तर के जो अर्थ होते हैं इसका अर्थ होता है परस्पर एक साथ, परस्पर एक साथ होता है। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इतरेत्तर होता क्या है। इतरेत्तर जो द्वंद्व होता है इसमें दोनों पदों के बीच, पहली बात दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच और योजक शब्द का लोप होता है, और योजक शब्द का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। ठीक ना। उदाहरण आपको कंपैरिजन करके बताएंगे, तुलनात्मक उदाहरण आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व मतलब आपको दोनों पदों में से, पहली बात लिख लीजिए इसको, दोनों पदों में एक विकल्प यानी दोनों पदों में ऐसे कहिए कि एक विकल्प मौजूद होता है। एकदम देहाती भाषा में समझा रहा हूं, मौजूद होता है। एकदम आप समझ लीजिए कि चीनी, नींबू और घोल के साथ आपको मैं पिला दूंगा। ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से आप बेहतरीन तरीके से रहिए।
हमारे उम्मीदों पर अगर आप खरा उतरेंगे तो टीआरई 4.0 के लिए हिंदी में आपके लिए तहलका मचा दूंगा। बस इतना जान लेना, मैं कल के बाद पूरी तरह से आपके लिए आत्मसमर्पण हो जाऊंगा, आत्मसमर्पित हो जाऊंगा। मेरी क्लासेस रात के अगर 12-1 बजे तक चलेंगी तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको मेरा साथ सिर्फ देना है। रात और दिन कब गुजर जाए छोड़ देना, अपने दिमाग से निकाल देना। आपको जितना चिंता नहीं होगा उससे ज्यादा मुझे इससे में चिंता सता रहा है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि अगर आपके एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लेना कि मेरा प्राणा और मेरी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो पूरी तन्मयता से लगा हूं, पूरी शिद्दत के साथ लगा हूं, एकदम आपको एक एक सिलेक्शन दिलाना मेरा फर्ज होगा। बात हम लोग समाहार द्वंद्व की करते हैं। जब कोई ऐसे शब्द युग्म जिनका कोई तीसरा ही अर्थ निकले, लिख लेना इसको कि कोई ऐसे शब्द युग्म, कोई ऐसा शब्द युग्म, कोई ऐसा शब्द युग्म, शब्द युग्म जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, अर्थ निकले, समाहार द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समाहार द्वंद्व कहलाता है। क्लियर है बातें? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समाहार द्वंद्व। अब मैं आपको इतना क्लेरिफाई करके बताने जा रहा हूं कि आज जीवन में पहली बार इसको सुने होंगे। अगर मैं कहता हूं कि दोनों पदों के बीच और योजक शब्दों का लोप होता है तो आप बताना कि माता पिता में कौन सा समास होगा, माता पिता में कौन सा समास होगा। क्या आपके पास माता और पिता में से किसी एक को चुनने का अधिकार है क्या? नहीं, माता और पिता दोनों आपके साथ होंगे, हमेशा जब भी होंगे तो माता पिता दोनों आपके क्या होंगे? साथ होंगे। तो साथियों ये बताना कि माता पिता, माता पिता यानी ये हो जाएगा आपका समास विग्रह इसका, माता और पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता, ठीक है ना, माता और पिता। बहुत ध्यान से देखना है। अभी मैं इसको और इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, और आज के बाद यकीन मानना कि आप भूल जाएंगे कि हमेशा आप अन्न जल में अन्न और जल का प्रयोग करेंगे और योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखते जाइए आप लोग, बहुत ध्यान से देखते जाइए। हम जब कहते हैं कि सुख, मैं कहता हूं जैसे कि भाई बहन, क्या कहा मैंने? भाई बहन। तो आप ये बताइए कि भाई बहन क्या दोनों आपके साथ एक साथ हो सकते हैं क्या? मतलब एक साथ भाई और बहन दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आप कहेंगे सर हो सकते हैं। तो अगर दोनों हो सकते हैं तो आप कहेंगे कि भाई और बहन, ठीक है ना। और जो होता है इन दोनों को समुच्चयों को बांधने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो भाई और बहन यहां पर हो जाएगा। अब बताना कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा बताना कि राजा रानी में कौन सा समास होगा, राजा रानी में कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे भैया राजा रानी दोनों हमारे देश में एक साथ मौजूद हो सकते हैं, है ना। यानी हमारे पास राजा और रानी दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारे देश के हो सकते हैं। तो राजा और रानी क्या हो जाएगा? राजा और रानी, राजा और रानी। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ गए होंगे। योजक शब्दों का जो प्रयोग हुआ है यहां पर वो और योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और योजक शब्दों का प्रयोग यहां पर दोस्तों किया गया है। इसलिए यहां पर जो समास होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि इतरेत्तर का अर्थ होता है परस्पर एक साथ। क्या होता है? परस्पर एक साथ होता है। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया बात है भाई। अब हम लोग लग रहा है कि सुबह के टाइम में आ गए हैं, अब किसी को सोना नहीं है क्योंकि सुबह हो चुकी है। मेरे भाई ने यहां पर कमेंट कर दिया है गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अभी तक ऑनलाइन? जी हाँ। ये कौन है भाई? सुदीप भारती जी हैं। तो अभी तक मैं ऑनलाइन ही हूं। रोहित यादव कह रहे हैं कि सुने हैं आप है पढ़ाए हैं पेड बैच में। अच्छा, रोहित कुमार यादव कह रहे हैं कि सुने हैं कि आप ही पढ़ाए हैं पेड बैच में। मेरे साथियों पेड बैच में मैं ही पढ़ा रहा हूं, वक्त बहुत कम है। अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत महंगी फी नहीं है यार। एक बात जान लेना कि अगर आपके 400-500 और 1000 रुपए से आपके जीवन की उन्नति हो जाती है तो यार यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 महीना आप किसी भी वे में मेरे साथ पूरे यूट्यूब जितनी भी क्लासेस लेता हूं यूट्यूब के साथ जुड़िए, सारे क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, आपको पूरा फाइनल करा दूंगा, यानी पार तो करा ही दूंगा। अब बात करता हूं यहां पर वैकल्पिक द्वंद्व की।
वैकल्पिक द्वंद्व में याद रखना कि माता पिता की बात करते हैं तो माता और पिता होता है, लेकिन अगर मैं बात यहीं पर कह लूं दोस्तों कि यह बताना कि सुख और दुख में कौन सा समास होगा, मैं कहता हूं कि सुख और दुख में कौन सा समास होगा। अब बात मैं यहीं पर करने जा रहा हूं। दोनों पदों में एक विकल्प मौजूद होता है। एक विकल्प मौजूद होने का मतलब क्या है कि मैं अगर कहता हूं कि सुख दुख में कौन सा समास होगा, तो यह बताना कि जीवन में सुख और दुख ये दो अंग होते हैं। व्यक्तियों के जीवन में दोनों आते हैं। अगर व्यक्तियों के जीवन में सुख आता है तो दुख नहीं होता है, और अगर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो सुख नहीं होता है। यानी दोनों में से केवल एक ही विकल्प व्यक्ति के पास मौजूद होता है, और अगर दोनों विकल्पों में से एक ही विकल्प अगर व्यक्ति के साथ मौजूद होगा तो याद रखना कि यहां पर दोनों पदों के बीच में या और अथवा शब्द का प्रयोग होगा। इसको यहां पर जरा लिख लेना, तो मैंने लिखा नहीं है कि दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच या अथवा अथवा योजक शब्द का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यह बात आप ध्यान में रखना। तो मैंने कहा सुख दुख, यानी सुख या दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुख या दुख हो जाएगा। ठीक है ना, सुख या दुख हो जाएगा। मैं अगर कहता हूं कि लाभ हानि, जरा देखना यहां पर मैंने कहा कि लाभ हानि में कौन सा समास है। अच्छा, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो भाई आप ये बताइए कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई सौदा कर रहे होते हैं, तो इस सौदे में या तो आपको लाभ होता है या तो आपको हानि होती है। क्या होता है? या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि होगा। तो आप कहते हैं कि लाभ या हानि, क्या हो जाएगा? लाभ या हानि हो जाएगा। ठीक है ना। मैं अगर कहता हूं आपको कि लाभालाभ में कौन सा समास है, पूछा जाता है कि लाभालाभ में कौन सा समास है, तो आप कहते हैं कि भैया लाभालाभ में जो होता है वो लाभ या अलाभ होता है, लाभ या अलाभ होता है। और लाभालाभ में जो समास होगा यह आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा द्वंद्व होगा? वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर मैं बात ऐसे आपको समास आ जाएंगे, सुख दुख, लाभ हानि, है ना, ये सब आपके समास यहां पर आ जाएंगे। अब एक समास की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो कि यहां पर हमने बात किया है अन्न जल। अन्न जल का मतलब क्या होता है, यहीं पर मैं लिखता हूं। एक समास है आपका अन्न जल। देखिए, अन्न जल, अन्न जल। जैसे अन्न जल में होता क्या है, यह जो समास होता है यह समाहार द्वंद्व कहा जाता है। समाहार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब कहते हैं कि भैया अन्न जल हमारा उठ गया, है ना, अन्न जल उठ गया, मतलब हमारा सब कुछ उठ गया। हमने कहा कि भैया दाना पानी हमारा उठ गया। क्या उठ गया? दाना पानी उठ गया, यानी हमारा सब कुछ उठ गया। हमने कहा कपड़ा लत्ता, है ना, कपड़ा लत्ता। तो कपड़ा लत्ता का मतलब ये केवल कपड़ा लत्ता की बात नहीं हो रही है, बल्कि सारी चीजों की बात हो रही है कि कपड़ा लत्ता हमारा कहां है। कपड़ा लत्ता कहां है का मतलब जूता कहां है, कपड़ा कहां है ना, तो मेरी घड़ी कहां है, मेरे मोजे कहां है, ये सब की बात हो रही है। तो कपड़ा लत्ता का मतलब सब कुछ बात कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता, है ना। मैंने कहा आपसे भूत प्रेत या इस तरह की बातें करते हैं, मतलब ये संपूर्णता का सेंस देता है, किसी तीसरे की तरफ आपको ये इशारा करने लगता है। यहां पर होता है आपके समास समाहार द्वंद्व। तो उम्मीद करता हूं कि आपने द्वंद्व समास के पूरे भागों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बात हम लोग करते हैं शुद्ध वर्तनी की। थोड़ा सा हम लोग फास्ट यहां पर चल लेंगे। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा या अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा या अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। यहां पर दोनों तो एक ही है। अच्छा, यहां पर आपका ये नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। यहां पर अरंतराष्ट्रीय दिया हुआ है, इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय यानी ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। कह रहा है अग्नि का विलोम क्या होगा? भैया अग्नि का जो विलोम होता है ये आपका जल होगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्योंकि अग्नि का विलोम क्या होता है? अग्नि माने आग होता है और जल माने क्या होता है? आपका जल होता है। अग्नि का जल होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भैया आग का विलोम क्या हो जाएगा, तो आग का विलोम पानी हो जाएगा। दोनों बातों का समझ लेना। मैंने कहा कि भाई आग का विलोम क्या होगा, तो आग यह एक तद्भव शब्द होता है, तो आग का पानी होगा। और अग्नि का क्या हो जाएगा? तो अग्नि का जल होगा, जो कि आपके तत्सम है तो तत्सम होगा, तद्भव है तो तद्भव होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, खर माने आपके गधा भी होता है और खर माने तेज भी होता है, लेकिन दुष्ट जो होता है यह खर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। जरा बताना क्वेश्चन नंबर 15 के सही उत्तर कितने लोगों के आए हुए हैं?
अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, थोड़ी सी हम आपसे बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लास आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? इतनी स्पीड ठीक है या बहुत स्लो है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्लास आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है ना? चलिए, अगर क्लास रेहाना परवीन का कहना है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमेश, ये कौन है? उमेश उजाला। उमेश, पढ़ाई कैसी चल रही है? ये बहुत ही मेहनती लड़का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रास्ते से भटक जाता है, तो बेहतर तरीके से उमेश पढ़ते रहो। और मेरे बहुत सारे साथी हैं और बहुत सारे पुराने भी साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मोहम्मद साकिर, प्रीति कुमारी, आपके पवन कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहे कि सदानंद का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। देखिए, सदानंद के संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, लेकिन हम यहां पर कर देते हैं, ये हो जाता है आपका सतयोग आनंद। क्या होता है? सतयोग आनंद हो जाता है, बराबर सदानंद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि अगर त के बाद अ आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, तो त का परिवर्तन आपके द में हो जाता है, और ये हो जाता है आपका फिर सद। ठीक है, सद होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आ स्वर इसके साथ जुड़ता है तो यहां पर हलंत हट जाता है, ठीक है ना। तो हलंत जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा सदा, और नंद आपने लिख दिया यहां पर नंद, तो ये संधि विच्छेद हो, इसका संधियुक्त शब्द बनता है सदानंद। और आप देख लीजिए कि त का द में परिवर्तन होना, व्यंजन के साथ अगर स्वर का योग होता है तो व्यंजन संधि बन जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सतयोग आनंद, बी वाले आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इसमें संधि कौन सी होगी? तो आप कहेंगे कि व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि यहां पर हो जाएगी। व्यंजन संधि होता क्या है आप कहेंगे साथियों, यहां पर बहुत ध्यान से देख लेना। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट होते हैं, अगर स्वर के साथ कभी भी व्यंजन का योग हो जाए तो आप कहते हैं कि व्यंजन संधि हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है आपका कि व्यंजन के साथ अगर स्वर का योग हो जाए, व्यंजन के साथ आपके स्वर का योग हो जाए तो व्यंजन संधि होता है। तीसरा पॉइंट आपका होता है कि अगर व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो जाए, व्यंजन के साथ आपके व्यंजन का योग हो जाए तो भी आपकी व्यंजन संधि होती है। ये 3 पॉइंट्स आपके व्यंजन संधि के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह लाजवाब क्वेश्चन है। अब आ गया आपके ऊंट ठिकाने पर। यह कह रहा है कि भैया रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य, अच्छा, रचना के आधार पर वाक्य डैश दिया है, और मतलब एक और होगा, वाक्य के भेद होते हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि मैं यहीं पर चर्चा कर देता हूं, अभी सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा मेरे साथियों। जब हम लोग वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य जो होता है इसके हम 2 भागों का वर्णन करते हैं। पहली बात, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए सभी लोग, रचना के आधार पर। और दूसरा प्रश्न है आपका कि अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? आप कहेंगे कि अर्थ के आधार पर। मेरे साथियों, जब मैं कहता हूं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसमें पहला भेद होता है आपका सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य होता है। दूसरा भाग जो होता है ये होता है आपका संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कैसे वाक्य होते हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरा जो वाक्य होता है ये होता है आपका मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य होता है। क्या होता है? आप कहेंगे कि मिश्रित वाक्य यहां पर हो जाता है। कैसा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर जब बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद। तो संयुक्त और मिश्रित यहां पर दिया हुआ है, विकल्प संख्या ए ही हमारे सही हो जाएंगे, कोई और नहीं दिया हुआ है, संकेतवाचक नहीं। संकेतवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर होता है, मिश्रित आपका रचना के आधार पर होता है, प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य जो होते हैं यह दोनों आपके अर्थ के आधार पर होते हैं। किस आधार पर होते हैं? तो आप कहेंगे कि अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं चर्चा कर देता हूं थोड़ी सी, आप ध्यान से देखेंगे। यह सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है आपका? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आप लिख लीजिएगा कि एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है एक, ठीक है, एक विधेय जिसमें होता है, इसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, तो जिसमें 2 सरल वाक्य, ध्यान में रखेंगे कि जब 2 सरल वाक्य आपके और से जुड़े हों, और से जुड़े होते हैं,
एवं से जुड़े होते हैं, अथवा से जुड़े होते हैं, या से जुड़े होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, आप ये जान लीजिएगा कि अगर किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य की संज्ञा देते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ क्या नहीं होता है भाई, कर मीन्स क्या नहीं होता है, कर मीन्स हाथ, सूर्य, टैक्स। तो टैक्स कर माने होता है, जैसे कहते हैं ना कि भैया हम कर दिए हैं, तो टैक्स जो होता है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है आपके। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है, लेकिन सूर्य जो होता है ये कर का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बता दीजिए भैया। ये कर है अज और अजन्मा। देखिए अजन्मा का मतलब क्या होता है, जो जन्मा नहीं होता है, यानी जो जन्म नहीं लेता है और जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसे हम लोग अजन्मा कहते हैं। और ये किसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया जो ईश्वर होते हैं यह अजन्मा होते हैं, अजर होते हैं, अजन्मा होते हैं, यानी ये दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, कभी मरते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ईश्वर। आसान से प्रश्नों का यहां पर खेल खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करे कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी छोटी सी बात होगी इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग बुरे नहीं होते हैं, ऐसे लोग अच्छे होते हैं जीवन में, बस उनके बोलने के ऐसे तरीके होते हैं कि आपको इंटरेस्ट आता है उनकी बातों को सुन करके, है ना। तो ये करे कथन को जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके कोई कथन कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। कहा कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर क्या होता है, तो कथन को जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। देखिए अतिशयोक्ति का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है अतिशय। क्या होता है, अतिशय धन उक्ति होता है, ठीक है। उक्ति का मतलब होता है कथन। क्या होता है, कथन। और कथन को अतिशय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतिशय का मतलब होता है कि जब हम कथनों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे कथनों को हम लोग कहते हैं अतिशय, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। तो अगर कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति, है ना। आगे बढ़ते हैं। भ्रांतिमान, अच्छा अतिशयोक्ति का मतलब हुआ क्या, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई चले निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार है। जब हम कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात के हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए, यानी नैनन के जल से ही सुदामा के पैर धुल दिए, इतना रोए भगवान श्री कृष्ण, यानी करुणा निधि इतना रोए, करुणा निधि कि वह सुदामा के पैरों को अपने आंखों से धुल दिया। तो यहां पर अतिशयोक्त की बात किया गया है, ठीक है। यहां पर अतिशयोक्त की बात हो जाएगा। राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं मेरे साथियों। जो कुंडलिया छंद होता है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कुंडलिया जो छंद होता है इसमें आपके कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण। कुंडलिया छंद बेसिकली होता क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये 6 चरण होते हैं आपके कुंडलिया छंद में, ठीक है। तो जो पहले 2 चरण होते हैं आपके दोहा के होते हैं, पहले 2 चरण दोहा के, और अंतिम 4 चरण आपके जो होते हैं ये हरोला के होते हैं। और प्रत्येक चरणों में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24 होती है। इसे हम लोग कहते हैं कुंडलिया छंद। अगली पहचान हम आपको बता देते हैं। कुंडलिया छंद में पहले आपका जो पहली वाली पंक्ति होती है इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम लोग कुंडलिया छंद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं रहा है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बताते हैं। जमनाथ हुए, सुंदर दास हुए या फिर मलुक दास हुए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग बताइए। हाँ, कुंडलिया छंद में कितने चरण, 6 चरण होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका।
आंसर सभी लोग बताइए। विकल्प संख्या सी आना शुरू हो गया है, मलुकदास। देखिए मलुकदास का जो जन्म हुआ है बिल्कुल सही आंसर है ना। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह मलुकदास की पंक्तियां हैं। और मलुकदास का जो जन्म हुआ था यह प्रयागराज में हुआ है। कहां पर हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। आपको पता होगा कि प्रयागराज में पड़ता है कड़ा, एक स्थान है कड़ा। इसी कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की चाकू घोंप करके हत्या कर दिया था। ये वही स्थान है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मलुकदास का जो जन्म हुआ है वो प्रयागराज में हुआ है और इन्होंने कड़ा में इनका जन्म हुआ है और प्रयागराज में ही इनका साधना क्षेत्र भी रहा है। सुंदरदास की जब बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है कि सुंदरदास यह दादू दयाल के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो आप कहेंगे कि ये दादू दयाल के शिष्य हैं, है ना। दादू दयाल के शिष्य हैं। और सुंदरदास का जो जन्म है ये दौसा राजस्थान में पड़ता है। ध्यान में रखेंगे कि दौसा राजस्थान में इनका साधना क्षेत्र रहा है और इनका भी साधना क्षेत्र कहां रहा है? तो राजस्थान में रहा है, ठीक है। दोनों बात आप जान लीजिए। दादू दयाल के शिष्य हैं सुंदरदास जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प संख्या सी। आगे बढ़ते कर अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? जरा बताना कि अष्टछाप का जो संबंध है वो इनमें से किस काव्य धारा से माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हाँ, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं ना कि अजगर जो है कोई चाकरी नहीं करता, नौकरी चाकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है। और मलुकदास कहते हैं कि सबके रखवाले कौन है? ईश्वर है। इसलिए कहता हूं, ठीक है, कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ईश्वर सबके रखवाले हैं। दुनिया का सब मार्ग जब बंद हो जाएगा तो ईश्वर आपके लिए हमेशा एक मार्ग हर व्यक्तियों के लिए खोल रखता है, जहां से आपको निकलने का और संभलने का मौका वो बार बार देता है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो आप कहेंगे कि भैया सूफी से है या फिर राम काव्य धारा से है या कृष्ण काव्य धारा से है। देखिए अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? हम लोग ये बात कर रहे थे थोड़ा सा अष्टछाप की, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं साथियों अष्टछाप की। जब अष्टछाप की बात करते हैं तो अष्टछाप में कुल मिलाकर के 8 कवि आते हैं। कितने कवि आते हैं? 8 कवि। और अष्टछाप जो है आपका, इसका अष्टछाप की स्थापना किसने किया है? तो आप कहेंगे कि भैया ये जो सूरदास जी हैं, पहली बात तो इनको प्रमुखता दी गई है अष्टछाप में। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है? इसको लिख लीजिएगा। प्रमुख कवि कौन है? तो आप प्रमुख कवियों में इनको लिख लीजिएगा सूरदास। प्रमुख कवियों में कौन आते हैं अष्टछाप में? तो ये सूरदास जी आते हैं। कौन आते हैं? सूरदास जी आते हैं। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, ठीक है। अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? तो सूरदास को कहते हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूं। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। कुल कितने कवि हैं अष्टछाप में? आप कहेंगे कि भैया 8 कवि हैं। हम आपको 4-4 कवियों को बांट देते हैं। यहां रहे आपके 4 कवि और यहां रहे आपके 4 कवि, ठीक है। यहां पर आपके 4 कवि रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 4 कवि अष्टछाप में हैं, मैं आपको नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम आप देख लीजिएगा एक बार। 4 कवि जो हैं यह आपके वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। किसके? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। यह कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं आता ही है आपका, ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन्हीं 4 कवियों में एक नाम आता है सूरदास का। किनका नाम आता है? सूरदास का। और ध्यान में रखेंगे कि सूरदास जी जो हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। क्लियर बात है। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं 4 कवियों की, तो ये जो 4 कवि हैं यह वल्लभाचार्य के ही एक पुत्र हैं जिनका नाम है विट्ठलनाथ। क्या नाम है? तो आप कहेंगे कि विट्ठलनाथ। तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य 4 कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने कहा है, हित हरिवंश ने कहा है, या फिर विट्ठलनाथ ने कहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग उत्तर दें। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दें। किसका सही उत्तर क्या आएगा? हाँ, 4 कवि जो हैं, देखिए मैंने आपको यहां पर पूरी बातें बता दिया है। आगे आंसर
सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर आपके आने शुरू हो गए। विट्ठलनाथ, क्या आए हैं? विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। आगे बढ़ते हैं। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? आंसर आपको देना है कि काव्य निर्णय के रचयिता कौन है। घनानंद है, बिहारी है, या फिर मतीराम है। बिहारी की एकमात्र रचना है ना, बिहारी की एकमात्र रचना ही है। तो काव्य निर्णय के रचयिता कभी भी बिहारी दास नहीं हो सकते हैं, यह बात ध्यान में रखेंगे। आंसर बताइए। आंसर आपके सी आना शुरू हो गया। बहुत सारे साथियों के आंसर सी आ रहा है। घनानंद नहीं, गलत है आपका। और मैं आपको बता दूं कि काव्य निर्णय के जो रचयिता है वो कौन है? तो भिखारी दास को माना जाता है। किसको मानते हैं? भिखारी दास को माना जाता है, ठीक है ना। भिखारी दास की जब साथियों बात करते हैं तो भिखारी दास जो है वो रीतकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? तो आप कहेंगे रीतकाल के कवि हैं। रीतकाल के जो कवि हैं इनका नाम क्या है? भिखारी दास है। और काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो भिखारी दास को माना जाता है। इनकी एक और रचना है, बहुत सारी रचना है, लेकिन इनकी एक और रचना है जिसका नाम है अमरकोश। क्या नाम है? अमरकोश, ठीक है, इन्हीं की रचना है। तो ध्यान में रखेंगे साथियों। और बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी रीतकाल के कवि माने जाते हैं, ये भी ठीक है। यह आपके रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो आप कहेंगे रीतिकाल के, रीति सिद्ध परंपरा के कवि माने जाते हैं। किसके? तो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध मत करिएगा। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी दास जी हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है, आप लिख लेंगे, एकमात्र रचना है इनकी, एकमात्र रचना है जिसका नाम है साथियों बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई कहते हैं ना, सतसई। तो बिहारी सतसई। सतसया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मैं आपको दो श्रृंगार रसों की चर्चा करता हूं। श्रृंगार रस में एक रस होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जब हम कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए, तो ये बिहारी की ही रचना है, ठीक है ना। और जब मैं कहता हूं आपसे रचना याद नहीं हो रहा है, तो रचना नहीं याद हो रहा है तो बस इंतजार करिए, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं पूरी रचनाओं को आपको घोर करके पिला दूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार मैं बोलूंगा और 10 बार में आपको यकीन मानता हूं कि पूरा रट जाएगा। सर मेरा कॉमन हिंदी पेपर है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं संध्या शर्मा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, एक दो बातों की चर्चा और कर देते हैं। बिहारी सतसई की जो भाषा है, बिहारी सतसई की जो भाषा है यह ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसका बिहारी सतसई में दोहों की संख्या आपसे पूछी जाए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? बिहारी सतसई में मेरे साथियों बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि दोहे कितने हैं, दोहे कितने हैं। तो आपको मैं दो दोहे लिख रहा हूं, दो बातें लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं 713 और दूसरा लिख रहा हूं 719। किसी ने 719 माना है, किसी ने 713 माना है। अब मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं कि अगर ऑप्शन में 713 हो तो सही होगा, अगर ऑप्शन में 719 हो तो भी आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे, मैंने कहा ए वाले ऑप्शन में 713 दो है, बी वाले ऑप्शन में 719 दो है, सी वाले ऑप्शन में, ठीक है, जो भी दे दे 813 दो है, डी वाले में दे देता है आपको कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है कि आयोग ने 713 ही स्वीकार किया है। कितना? 713, यानी दोनों है तो प्राथमिकता किसको? 713 को देंगे। सो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन्होंने दोहे छंद का प्रयोग किया है। छंद कौन सा है? तो आप कहेंगे कि दोहा छंद का प्रयोग किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक जगह मैंने देखा है कि 713 और 719 दोनों दिया हुआ है, जिसमें कि 713 को प्राथमिकता दी गई है। तो आप हमेशा 713 को ही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास है। कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। घनानंद ये रीतकाल के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ये बात कर रहा है घनानंद की, बात आलम की कर रहा है और बात बिहारी की कर रहा है।
अभी मैंने इसके थोड़ी देर पहले चर्चा किया है कि मेरे साथियों जो बिहारी है ना, बिहारी हैं, यह रीतिकाल के, देखिए यहीं पर चर्चा किया हूं मैं, यहीं पर चर्चा किया हूं कि बिहारी जो है वो रीतिकाल के, कहा गया रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो एक बार और लिख देता हूं कि बिहारी जो है वह रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं कि बिहारी किसके दरबारी थे, तो आप लिखेंगे कि जय सिंह के दरबारी हैं। किसके हैं, तो आप कहेंगे कि जय सिंह के दरबारी माने जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है, तो अगले क्वेश्चन में कुछ और बातों की चर्चा कर देते हैं। तो ये जो है जय सिंह के दरबारी माने जाते हैं। और एक बार की घटना है कि 12 साल की कन्या से एक लड़की से जय सिंह जो राजा हैं ये इन्होंने शादी कर लिया था। तो उसी पर बिहारी ने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही यो बंध्यो आगे कौन हमाल। इसी पर इन्होंने लिखा था, इस पर कटाक्ष किया था बिहारी ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया बिहारी जो है वह किस रस के कवि हैं, है ना, इनका रस कौन सा है, इन्होंने अपने दोहों में किस रस का प्रयोग किया है। तो ध्यान में रखना है कि इन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस को इन्होंने प्राथमिकता दी है। लिख लेना कि इसको इन्होंने क्या दिया है, प्राथमिकता दिया हुआ है। इसके साथ साथ इनके दोहों में आपको शांति रस भी मिल जाएगा, शांति रस भी मिल जाएगा। इनके दोहों में आपको करुण रस भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी गई है वो श्रृंगार रस को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो रिक्त आपका यहां पर ट्रिक मान लीजिएगा भाई, ट्रिक आप मान लीजिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ तो नहीं बताना है ना इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है, दिनकर को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को। देखिए जो आप दिनकर साहब हैं यानी रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको हम लोग अज्ञेय क्या कहते हैं, अधैर्य का कवि कहते हैं। जी हां, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। और अधैर्य का कवि इनको किसने कहा है, तो आप कहेंगे कि रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने इनको क्या कहा है साथियों, अधैर्य का कवि कहा है। और क्यों कहा इन्होंने, तो ध्यान में रखेंगे कि दिनकर साहब जो हैं इनकी कविता में क्रांति की भावना है। कैसी भावना है, क्रांति की भावना है। इनकी कविता में असंतोष की भावना है। कैसी भावना है, असंतोष की भावना है। इनकी कविता में विद्रोह की भावना है। और इसको देखते हुए इनकी कविता में क्रांति, असंतोष और विद्रोह की भावना पाई जाती है। और इसी को देखते हुए रामविलास शर्मा जी ने इनको क्या कहा है, अधैर्य का कवि कहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अज्ञेय की बात करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि प्रयोगवाद के जनक है। क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो प्रयोगवाद के साथ में जो प्रवर्तक हैं वह आपके डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय को माना जाता है। कर हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है, पहला कार्य कि अज्ञेय होंगे या निराला होंगे या धूमिल होंगे। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे। यहां पर हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धूमिल की एक रचना है संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क, ये किसकी रचना है, धूमिल की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हिम किरीटनी किसकी रचना है। तो हिम किरीटनी आपको पता ही है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। बोलिए किसकी रचना है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना यह मानी जाती है। कमेंट बॉक्स में आपके सही उत्तर क्या आ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। इस बार इतना जान लेना है कि 4.0 आप लोगों के समक्ष नहीं रहेगा, अर्थात बिल्कुल मैराथन लाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं,
मैं तैयार हूं, मैं युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आपके साथ खड़ा हूं, बस आप युद्ध करने के लिए धनुष और बाण उठा लीजिए, धनुष और बाण उठा लीजिए, मैं आपके साथ पूरी तरह से खड़ा हूं इस बार युद्ध को कार्य रूप देने के लिए। ठीक है ना? तो बस युद्ध और बाण उठाइए, वार करिए कौरवों पर और कौरवों की सेना को मारिए। यानी जो दुष्ट आत्माएं हैं, यानी जो आपके समक्ष पेपर मिलेगा, उसको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। प्रयास ये करना है दोस्तों कि 80 में से कम 75 क्वेश्चन सही करके आना है ना? तो हिमकिरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं भैया? नागार्जुन प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है या कविता है? तो नागार्जुन जो है वो किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट रुक जाना, क्षमा चाहता हूं, यहां पर मैंने अभी चर्चा किया था प्रगतिवाद, माफ करिएगा। ठीक है, अज्ञे साहब का नाम नहीं है आपका। यहां पर सही आंसर क्या होगा? प्रगतिवाद। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे? देखिए गजल विधा, यहां पर हिंदी जो गजल विधा है, ठीक है, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताइए कि हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है ना? तो हार नहीं मानना है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, तो हार नहीं मानना है दोस्तों। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कह रहा है हरिवंश राय बच्चन जी को, नरेंद्र शर्मा को, दुष्यंत कुमार को। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी गजल विधा जो है वो इसके प्रवर्तक किसको मानते हैं? दुष्यंत कुमार जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? कह रहा है आवाज भी एक जगह है। आगे कह रहा है भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष, उपरिक्त में से एक से अधिक, उपरिक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर किसका आता है। बहुत सारे साथी अभी भी जगे हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं। चलिए आंसर बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। आंसर आपके आना शुरू हो गया है। आंसर आपका आना शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि अभ्यास मैच, अच्छा अभ्यास बैच कब से चालू होगा सर जी? बस बहुत जल्द, 3-4 दिनों की वेट करिए आप, 3-4 दिनों का वेट करिए, सारे बैच शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से अब हम लोग है ना अखाड़े पर लड़ने के लिए तैयार हैं। युद्ध मैदान में पूरी तरह से अब शस्त्रों को लेकर के उतर जाना है। जो भी आपके पास हथियार हैं आप पूरी तरह से हथियार लेकर के उतर जाइए, है ना? अब कुछ बचा नहीं है। कह रहा है कि मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? आवाज भी एक जगह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? कह रहा है डॉक्टर जगमोहन सिंह रहे हैं या प्रताप नारायण मिश्र रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए जो नेशनल थिएटर की स्थापना काशी में होती है, इस नेशनल थिएटर की स्थापना आप ध्यान में रखेंगे कि यह 1868 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1868 ईस्वी में होती है। और यह रचना ये जो इसकी स्थापना, नेशनल थिएटर की स्थापना हुई क्यों? तो नाटक को बढ़ावा देने के लिए, यानी मंच से जो है वो नाटक को बढ़ावा देने के लिए। किसको? तो नाटक को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसकी रचना की गई थी। और क्षमा चाहता हूं, बार बार रचना आ रहा है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? तो आप कहेंगे साथियों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं क्या रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? बावन दास जो है वो किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस का होगा, मैला आंचल का है या दीर्घतपा का है? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी इस प्रश्न का मुझे उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या आएगा।
ठीक है। कोई कह रहा है कि सर पूरी रात का क्लास लिए हम तैयार हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि आप मेरा साथ दीजिए तो मैं कुछ भी तोड़ सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं रात और दिन जगने वाला व्यक्ति हूं, आपको इसी तरह रात और दिन जग करके पढ़ाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप बस तैयार हो जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जी हां, हो गया। चलिए, तो इसका आंसर आप क्या आ रहे हैं, मेलांचल। सही आंसर क्या होगा, मेलांचल हो जाएगा। साथियों ध्यान में रखेंगे कि यह कह रहा है कि बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, मेलांचल का। मेलांचल उपन्यास 1954 ईस्वी में आया था। और ध्यान में रखेंगे कि जो मेलांचल है यह प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और प्रथम आंचलिक उपन्यास माना किसने है, तो प्रेमचंद, माफ करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया है। क्लियर बात है। 1954 में यह उपन्यास प्रकाश में आया हुआ था। इसके बाद हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि मेलांचल में बावन दास इस उपन्यास का पात्र है, तो जी हां बिल्कुल सही आंसर है। बावन दास इसमें है क्या चीज, तो बावन दास जो है इसमें गरीब व्यक्ति है। क्या है, यह एक गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, गरीब व्यक्ति का इसमें चित्रण किया गया है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं साथियों जुलूस का, तो जुलूस भी ये रेणु की रचना है। किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा, ये मेलांचल है किसका उपन्यास, तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम आंचलिक उपन्यास तो है ही, और साथ में यह किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका है, कहीं दिया नहीं ना इसमें। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना ये मानी जाती है। हम लोग जब बात करते हैं जुलूस की, तो ये भी आपकी रेणु की रचना ही मानी जाती है। किसकी, रेणु की रचना मानी जाती है। जब हम लोग दीर्घ तपा की बात करते हैं, तो ये भी रेणु की ही रचना है। किसकी है, रेणु की रचना है। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान में रखना है कि जो दीर्घ तपा है इसमें मुख्यतः है क्या चीज, तो इसमें बिहार में, यानी बिहार के महिला छात्रावास में, महिला छात्रावास में रहने वाली लड़कियों के साथ शोषण तथा अत्याचार को दिखाया गया है, अत्याचार को दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है का मतलब बताया गया है, ठीक है ना। तो रहने वाली लड़कियों के साथ शोषण तथा अत्याचार को दिखाया गया है। किस रचना में, तो दीर्घ तपा में। यह भी किसकी रचना है, रेणु की ही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि इला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है। जितने भी साथी हैं सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। इला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है। आंसर आपका आना शुरू हो गया है, नहीं हो गया है भाई। आज क्लास रात भर नहीं चलेगी, हम आपके 40 क्वेश्चन ही कराएंगे। मुश्किल से 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इला चंद्र जोशी की रचना जो है, उपन्यास जो है वो मुक्तिपथ है। सुनीता, और आप बात करते हैं जब सुनीता का और सुखदा, तो सुनीता और सुखदा ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों उपन्यास किसके हैं, जैनेन्द्र के हैं। किसके हैं, तो जैनेन्द्र कुमार के हैं। ठीक है, तो जैनेन्द्र के यह उपन्यास माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका यहां पर देख सकते हैं कि एक पैसेज आ गया है। पैसेज से आपके लगभग 5 क्वेश्चन हैं जिसकी चर्चा अब हम लोग करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं इस पैसेज को, आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए। कह रहा है पुराणों में देखा गया है, यह कह रहा है पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं है। यानी पढ़ने के अलावा सिलेक्शन पाने का कोई भी उपाय दुनिया में नहीं है। ठीक है, एकाध उपाय इधर उधर लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह एक सफल उपाय नहीं माना जाता है। इसलिए सिलेक्शन पाने के लिए रात दिन मेहनत करना ही एक उपाय है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो कह रहा है कि तप किए बिना कोई चारा नहीं है।
इसमें उसकी नीयत, देखिए दो शब्द आते हैं, एक आता है नीयत और एक आता है आपका नियति। ठीक है, देखिए दो शब्द हैं, एक नियति आता है, एक नियत आता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि उसकी नियत अगर सात्विक रही है, नियत का मतलब क्या होता है, जो आपकी नियत है, सोच कर सकते हैं, तो उसका और दुनिया का भला होता है। अगर उसकी नियत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। आपने देखा है, ठीक है, भस्मासुर को, तो उसकी नियत अच्छी नहीं थी। आपने देखा है रावण को, उसकी नियत अच्छी नहीं थी, तो ये क्या है, दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। आपने बम बना लिया, पता लगा हाथे में फट गया, है ना, आजकल छोटे मोटे जो बम होते हैं, हाथे में फट गया, आपका नुकसान हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पैसेज की बात करते हैं। कह रहा कोई चारा नहीं, इसका तात्पर्य क्या है, कई रास्ते होना, सही रास्ता ना होना, सही रास्ता होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कोई चारा नहीं है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब जो आपके रास्ते हैं वह सही नहीं होना, यानी सही रास्ता ना होना, उपयुक्त में से, मतलब विकल्प संख्या बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है नियत से तात्पर्य, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई नियत और नियत, यहां पर दो बात है। जैसे एक शब्द आता है नियत, इसका अर्थ होता है इरादा, और एक होता है आपका शब्द होता है नियति, नियति, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है भाग्य। क्या होता है, भाग्य। तो ये आपका दिया नहीं है, ठीक है, तो यहां पर इरादा हो जाएगा। आगे है आपका कि सात्विक नियत से क्या तात्पर्य है, ये दुनियादारी होगा या दुनिया का बुरा या दुनिया का भला। देखिए जब सात्विक नियत यानी इरादे आपके अच्छे होंगे तो कहीं न कहीं दुनिया का भला होता है। क्या होता है, दुनिया का भला होता है। विकल्प संख्या आपके सी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, विकल्प संख्या आपके सी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है। आसुरी तपस्या से शांति थोड़ी बना सकता है, हवाई जहाज थोड़ी बना सकता है, वह क्या बनाया है, एटम बम बनाया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कह रहा है सिद्धि होगा, एटम बम ये तो कभी नहीं होगा। तप, है ना, तपस्या के बल पर आप चीजों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो असुर होते हैं, राक्षस हो, चाहे वो देवता होते हैं, दोनों को तपस्या करनी पड़ती है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। तो इस पैसेज का मुख्य जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, तप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने बहुत सारी बातें भी किया है, आपको कंटिन्यू हमने लगातार पढ़ाया है, यानी कह सकते हैं कि लगभग हमने 2 घंटे की क्लासेस पूरी तरह से लिया है। लेकिन साथियों इस 2 घंटे की क्लास में मुझे जितना मजा आया है, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे ज्यादा मजा आया होगा। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, मनोयोग के साथ पढ़ते हैं, इस तरह से क्लासेस डेली करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि एक दिन आप 4.0 में सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। कल हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।